हेलो एवरीवन, बीपीएससी उत्कर्ष के एक नए पहल में आप सभी का स्वागत है। रोज हम अखबार लेकर परेशान हो जाते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके ऊपर बात आती है एडिटोरियल की कि एडिटोरियल को हम कैसे समझें, उससे क्या सवाल आएंगे, क्या प्रश्न आएंगे। तो अब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, वो भी 10 मिनट में। तो बेसिकली आज से हम क्या करने वाले हैं कि द हिंदू का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है या किसी भी न्यूज़पेपर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आप जानते हैं भारत और श्रीलंका, अगर हम इस तरह से मैप देखें तो अगर हम मैप देखेंगे तो भारत और श्रीलंका बहुत आपको आसपास दिख रहा है ना। तो भारत और श्रीलंका में क्या होता है कि कभी कभी भारत से कुछ मछुआरे मछली पकड़ते 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 श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाते हैं और श्रीलंका इनको पकड़ लेता है। अभी भी हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो 23 मछुआरे हैं और 23 मछुआरों को 23 फिशरमैन, तो 23 फिशरमैन जो हैं वो भारत से यानी कि तमिलनाडु से जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए और जाते जाते ये श्रीलंका पहुंच गए और श्रीलंका में इन्हें पकड़ लिया गया। श्रीलंका में इन्हें पकड़ लिया गया। पिछले साल का डेटा देखेंगे तो 200 से अधिक ऐसे मछुआरों को पकड़ा गया है। 2013 से ये सिस्टम चलते जा रहा है। 2013 से वो हमारे मछुआरों को पकड़ते हैं, कभी कस्टडी में हैं, कभी छोड़ रहे हैं, उन पे पड़ताल चल रही है, जांच चल रही है और ये सारे प्रॉब्लम से हमारे मछुआरे ग्रसित हैं। तो हम पूरा मैटर समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हम क्या सुझाव कर सकते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को भी हम एक डिटेल एनालिसिस में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। जब हम टेरिटोरियल वाटर्स की बात करते हैं तो आपको इस तरह से समझना है कि जैसे कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, है ना। तो इंडिया का हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करना है, एक हम स्ट्रेट बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बेस लाइन से हम क्या करते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर आ जाएगा, यानी कि कोई भी इसमें एंटर नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में कहा गया कि फिशरमैन 3 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जाकर ही फिशरी कर सकते हैं। अब धनुषकोटि की जहां तक हम बात करते हैं, तमिलनाडु में धनुषकोटि, तो धनुषकोटि की जब हम बात करेंगे और धनुषकोटि से इंटरनेशनल मेरीटाइम लाइन की बात करते हैं, ये दोनों का डिस्टेंस ही सिर्फ 9 नॉटिकल माइल्स तक है। और रूल क्या है कि आप 3 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जाके अपना फिशरी करेंगे। तो 3 नॉटिकल माइल के जब हम बियॉन्ड जाते हैं तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लाइन के पास पहुंच जाते हैं और गलती से फिशरमैन बाहर चले जाते हैं। तो ये संकट है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐसा है, लेकिन क्यों? तो हम जानते हैं कि जो भी ज्यादातर संसाधन है हमारे पास वो किसी भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक ही ज्यादा मिलता है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आपको नहीं पता है तो ये ऐसा होता है कि लैंड और समुद्र के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसमें आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल रहा है। तो जो भी आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फिशरी, टोर्टोइज, ये सब चीजें हैं वो आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेंगी। भारत के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मछलियां कम हो गई हैं या मछलियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, जिसके कारण फिशरमैन जो है वो दूर दराज जाते हैं और दूर दूर से फिशरी करते हैं। अब इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है कि तुरंत से सॉल्व कर दे, ये कैसे होगा? तो तुरंत से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसा हम कर सकते हैं कि हम फिशरमैन को ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें कि वो डीप फिशिंग कर पाए। हम क्यों जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, क्यों जाते हैं? क्योंकि ये शैलो फिशिंग है। अगर डीप फिशिंग का टेक्नोलॉजी हमारे पास रहे, डीप फिशिंग का टेक्नोलॉजी रहे तो फिशरमैन को दूर जाने की जरूरत क्या है? अब डीप फिशिंग टेक्नोलॉजी एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसके लिए सरकार इनको इंसेंटिवाइज करेगी, इंसेंटिव देगी ताकि फिशरमैन जो है वो डीप फिशिंग टेक्नोलॉजी के तहत डीप फिशिंग कर पाए। तो ये हुआ हमारा मुद्दा। अब आपके एग्जाम में ये पूरा चीज आएगा और आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। जब हम बात करेंगे हमारे श्रीलंका के रिलेशन का, तो आप जानते हैं कि 2500 BC से ये रिलेशन हमारा चलते आ रहा है। जब अशोक ने अपने बेटे को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, उसके बाद 10th सेंचुरी BC में जब आप बात करते हैं तो चोला ने भी 10th सेंचुरी में जब हम बात करेंगे तो चोला ने भी श्रीलंका पर कब्जा किया था। मल्टीपल टाइम श्रीलंका को कॉन्कर भी किया गया है। और हम अगर कॉन्टेम्परेरी इशू की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि LTTE ये बनाया गया था 1947 में। भारत आजाद हुआ 1948 में,
श्रीलंका आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। और ये जो आपका टाइगर ऑफ तमिल इलम है, इसे 1976 में बनाया गया। ये लिबरेशन के लिए है। ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी पार्टी है, ये कहती है कि तमिल को वहां पे सीनियर सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाता है, तो तमिलियंस के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। अब इनके कुछ अपने डिमांड्स थे और इन्होंने भारत सरकार के लिए भी ये डिमांड रखे थे। लेकिन भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में एक मध्यस्थता साइन हुई, जिसमें पीस कीपिंग फोर्स भारत सरकार ने श्रीलंका को भेजा 1987 में। ये एक एग्रीमेंट की गई थी जिसके खिलाफ, इसमें 13th अमेंडमेंट था ये, जिसके खिलाफ एलटीटी ने आवाज उठाई और राजीव गांधी जी की हत्या भी 1991 में इसी के कारण हुई। तो ये हमारा एक डार्क पैच है श्रीलंका के साथ। ये डार्क पैच खत्म कब होता है, ये सारे जो झगड़े हैं वो 2009 के बाद खत्म होते हैं। और 2009 से एक नया समस्या शुरू होता है। नया समस्या ये है कि अब वहां पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट हो गए और ये लोग मछुआरों को पकड़ने लगे। तो हमने ये पूरा कॉन्टेम्पररी इशू समझा। ज्योग्राफिकली आप देख रहे हैं कि पाक स्ट्रेट के पास है। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, राइट। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। फिर जब हम बात करते हैं इनके बाकी इश्यूज के, तो कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेड हमारा टाइज बहुत अच्छा है ना। हमारा व्यापारिक संबंध भी श्रीलंका से अच्छा है। इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका जो है वो इंडिया के लिए 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यानी हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, फिर यूके में और फिर 3rd नंबर पे श्रीलंका में। श्रीलंका के एक्सपोर्ट का 60% जो व्यापार है वो भारत से ही आता है। साथ ही साथ इंडिया एक मेजर इन्वेस्टर है श्रीलंका में। तो हम चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने टेक्नोलॉजी से, अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन से श्रीलंका की गरीबी को कम किया जाए और हम श्रीलंका को आगे बढ़ने के लिए सहायता भी प्रदान करें। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेंस में जब हम बात करेंगे तो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स, ये एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ करते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम बिम्स्टेक और सार्क, यहाँ पे दोनों ही पार्टी मेंबर हैं। इंडिया भी है और श्रीलंका भी यहाँ पर मेंबर है, राइट। सो दीज आर द जो मोटा मोटी बात है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपके मार्क्स एनरिचमेंट के लिए आप क्या मेंशन कर सकते हैं, तो हमारे समस्याओं में जो प्रॉब्लम्स है वो आपने ये समझा। एक तो समस्या है हमारा कि फिशरमैन का इशू, यानी कि संसाधन के लिए फिशरमैन जो है वो श्रीलंका के लाइन में चले जाते हैं। इसके लिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है, यानी कि हमारे डिप्लोमेट्स जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो वहां जाते हैं और फिर इनको छुड़ा कर लाते हैं। इसके लिए मीटिंग्स होती है, एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं। लेकिन अभी तक 4 समझौते 1976 तक ये साइन कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि चाइना जो है उसका, श्रीलंका का चाइना इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो चाइना बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खासकर जाफना में, जो नॉर्दर्न जाफना एरिया है। तो चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीलंका में। थर्ड प्रॉब्लम एक आइलैंड है जिसका नाम है काटचा वेतु आइलैंड। ये काटचा वेतु आइलैंड जो है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर, और इंडिया जो है वो श्रीलंका की सोवरेनिटी मान रहा है। वो मान रहा है कि ठीक है, ये जो आइलैंड है ये आइलैंड एक्चुअली श्रीलंका का ही है, राइट। तो ये 3 प्रॉब्लम के साथ हम श्रीलंका को फेस कर रहे हैं साथ साथ। और इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसके सॉल्यूशंस हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, कि हम श्रीलंका को लोन दे दें, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दें, या यहाँ पे हम करेंसी स्वैप करें, राइट। तो करेंसी स्वैप ये भी हम इनको प्रोवाइड करें, हम हैवी इन्वेस्टमेंट करें, हम यहाँ पे ज़्यादा निवेश करें, और साथ ही साथ हम क्या करें, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम यहाँ पर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आएँ, यहाँ पर हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आएँ। तो ये संक्षिप्त में आपने समझा इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन अभी न्यूज़ में क्या है। और जब आप अपना एडिटोरियल पढ़ते हैं, द हिंदू पेज नंबर 6 IR का टॉपिक है ये। अगर आप BPSC दे रहे हैं तो GS पेपर 2, UPSC दे रहे हैं तो भी GS पेपर 2 का ये टॉपिक है। तो ये आपने पूरा क्रिस्प फॉर्म में समझा। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसी तरह से रोज हम एक एक एडिटोरियल का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।